वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन एफएक्यू सीरीज। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आपके द्वारा जो मुझे कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन के आंसर मैं इस वीडियो के थ्रू देने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि जो वो आंसर है वो दूसरे यूजर्स के लिए भी यूजफुल हो सके। तो ये जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत। तो चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है फ्रॉम सीनो रॉबर्ट। उसका क्वेश्चन ये है कि उसके पॉकेट में आईफोन था और उसमें इमरजेंसी जो कांटेक्ट होता है उसने इमरजेंसी सेट कर रखा था। तो इमरजेंसी के थ्रू 112 जो है वो डायल हो गया बाय मिस्टेक पॉकेट में से, और वो 27 सेकंड तक वो चला और बाद में उसने कट कर दिया जब उसे पता चला। तो उसका क्वेश्चन ये है कि हम बाय मिस्टेक अगर इमरजेंसी सर्विस को कॉल कर देते हैं तो कोई लीगल इश्यू वगैरह आते हैं। तो जनरली मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने इंटेंशनली ये नहीं किया है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कभी कभी बाय मिस्टेक भी एक कॉल हो जाता है और उसे ऐसे बहुत सारे कॉल उस इमरजेंसी सर्विस को आते रहते हैं। तो अगर आपने जब इंटेंशनली कॉल किया ही नहीं, बाय मिस्टेक लग गया है, तो वो जनरली क्या होगा कि वो कॉल जो है उसमें कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ, तो वो समझ जाएंगे कि ये बाय मिस्टेक लगा गया, कोई भी रीज़न से ये पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इंटेंशनली बार बार कर रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और वो लोकेशन पे एक इमरजेंसी जो सर्विस है उसके लिए हेल्प के लिए किसी को बुला रहे हैं और ये बार बार हो रहा है, तो कोई लीगल प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है। उसे पता लग जाता है कि आप इंटेंशनली ये कर रहे हैं। लेकिन ये सिचुएशन में कोई ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं, कोई ऐसे लीगल प्रॉब्लम्स नहीं हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फ्रॉम देबाशीष बेहरा। उसका क्वेश्चन ये है कि वो जब अपने आईफोन के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट करने, वो अपडेट्स तो बताता है लेकिन जब अपडेट करने जा रहे हैं तो वो अपडेट नहीं हो रहा। तो इसका रीज़न क्या है? तो बेसिकली इसका रीज़न बहुत सारे ऐसे रीज़न हो सकते हैं। उनमें से मैं आपको जो मेजर इंपॉर्टेंट रीज़न है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपके आईफोन के अंदर जो अपडेट बता रहा है वो उसका मतलब ये है कि आपका जो आईफोन है वो पर्टिकुलर अपडेट के लिए सपोर्टेड है। तो जब भी आप अपडेट करने जाते हैं तो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके आईफोन के अंदर बैटरी जो वगैरह है वो 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। वो तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है, अपडेट नहीं होने का रीज़न ये नहीं है, क्योंकि उसमें तो आपको लिटरली मैसेज ही मिल जाता है कि बैटरी चार्जर कनेक्ट कीजिए, बैटरी लो है, या तो फिर 50% एटलीस्ट चाहिए। लेकिन आपके केसेस में मुझे दो प्रॉब्लम्स लगते हैं। एक प्रॉब्लम ये लगता है कि हो सकता है कि अपडेट के टाइम पर आपको इंटरनेट वगैरह की ज़रूरत होती है, लेटेस्ट अपडेट डाउनलोड वगैरह की, तो उसकी वजह से भी अपडेट जो डाउनलोड होता है वेरिफिकेशन करना पड़ता है। अपडेट एक बार डाउनलोड हो जाए, बाद में वो जो अपडेट है वो ऑथोराइज है, यानी जो प्रॉपर है, उसमें कोई पैच वगैरह नहीं है, कोई मालवेयर स्पाईवेयर वगैरह नहीं है, यानी उसे वेरिफिकेशन के लिए जाता है। तो वेरिफिकेशन के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है, तो शायद वो प्रॉब्लम भी हो सकता है। दूसरा जो एक मेजर प्रॉब्लम वो है कि जब भी आप अपने आईफोन के अंदर कोई भी अपडेट्स वगैरह करते हैं तो उस टाइम पर आपके आईफोन के अंदर कुछ स्पेस होनी चाहिए, फ्री स्पेस होनी चाहिए। एटलीस्ट 2 GB या तो 3 GB मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एटलीस्ट 2 GB, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपडेशन के टाइम पे बहुत सारी फाइल स्वैपिंग होती है, जो पैकेज होता है वो अनजिप होता है, बाद में जो पुरानी फाइल है उससे रिप्लेस होता है। यानी आपके डेटा की फाइल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यानी वीडियो फोटो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की जो फाइल्स वगैरह होती है। तो उसमें अनजिप, कंप्रेशन वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। उसके लिए आपके आईफोन में कुछ फ्री स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। अगर फ्री स्पेस नहीं मिले तो कई बार जो अपडेशन की प्रोसेसिंग बीच में अटक जाती है। कई बार आपका फ़ोन जो है होता है वो स्टार्ट भी नहीं होता और अपडेट प्रोसेस आगे भी नहीं चलती, हैंग हो जाता है। कभी कभी बहुत प्रोसेस स्लो होती है क्योंकि फ़ोन के अंदर स्पेस अवेलेबल नहीं है, इनर स्पेस, फ्री स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो उसकी वजह से बहुत सारी फाइल उसे स्वैप करने में टाइमिंग लगता है। अगर फ्री स्पेस अवेलेबल होगी तो मोस्ट ऑफ टाइम अपडेट अप्लाई हो ही जाता है। तो आप देखिए, ये बैटरी का रीज़न है, बाद में फ्री स्पेस का रीज़न है, बाद में इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रॉपर है, वो सब चेक कर लीजिए और बाद में आप उसे अपडेट करने की कोशिश कीजिए। मेरे ख्याल से अपडेट हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फ्रॉम सुरेंद्र सिंह। उसका क्वेश्चन ये है कि मैं जब अपना एप्पल आईडी है उसमें पेमेंट मेथड में अपना डेबिट कार्ड वगैरह एक बार कॉन्फ़िगर कर दूँ, बाद में ऐसे एज ए फ्री सर्विस उसे यूज़ करता हूँ, बाद में थोड़े दिन के बाद उसे मैं अब नन सेट कर दूँ, तो क्या वो चलेगा? हाँ, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि जनरली आपको अगर कोई पेड यूज़ नहीं करना है, लेकिन कभी कभी आप अपने आईफोन के थ्रू एप्पल आईडी क्रिएट करने जा रहे हैं, उस टाइम पे वहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है, कोई स्किप का ऑप्शन नहीं होता, नन का ऑप्शन नहीं होता। यानी आपको अपना डेबिट कार्ड या तो क्रेडिट कार्ड मैंडेटरी उसमें डालना ही पड़ता है, तो ही स्टेप आगे होता है। अब तो ये सिचुएशन में आप ये कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ।
आपको करना क्या है, आप iCloud.com पे जाइए। वहाँ पे एक ऑप्शन भी है कि एप्पल आईडी अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ से आप एप्पल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। यानी आप अपना एप्पल आईडी वेबसाइट के थ्रू क्रिएट कीजिए। iCloud.com वो जो है वो एप्पल की ही वेबसाइट है। वहाँ पे जाके एप्पल आईडी एक बार क्रिएट कर देते हैं, वहाँ पे नन का ऑप्शन मिल जाता है, तो वहाँ पे आप नन चूज़ कर लीजिए और डायरेक्टली आप एप्पल आईडी वही पासवर्ड वगैरह अपने आईफोन में डाल दीजिए, तो यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड शायद आपको कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। लेकिन अगर आपको वो कॉन्फ़िगर कर ही दिया है तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जैसे आप अपने एप्पल आईडी के अंदर डेबिट कार्ड या तो फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह कॉन्फ़िगर कर देते हैं और आप कोई सर्विस वगैरह परचेस करते हैं, फॉर एग्जांपल iCloud स्टोरेज जो बाय डिफ़ॉल्ट 5 GB फ्री मिलती है, उसे आप 50 GB में कन्वर्ट करने के लिए यानी अपग्रेड करने के लिए परचेस करते हैं, तो उसमें जनरली क्या मंथली बिलिंग वगैरह होता है। तो अगर आपके अकाउंट के अंदर वो मंथली बिलिंग वगैरह है तो क्या होगा कि जब भी आप वो पेमेंट मेथड नन चूज़ करेंगे तो वो नन चूज़ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे मैसेज ही तुरंत ही आ जाएगा, क्योंकि आपके अकाउंट में कुछ पेंडिंग सब्सक्रिप्शन है। ये तो मैं iCloud स्टोरेज की बात कर रहा हूँ, कुछ एप्लीकेशन वगैरह भी ऐसी होती है उसके अंदर जनरली पेंडिंग जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस वगैरह होती है, तो उसमें भी कोई ट्रांजेक्शन पेंडिंग होता है, या तो फिर आपने कोई इन ऐप परचेस किया है। इन ऐप मतलब जैसे गेम वगैरह खेलते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स वगैरह स्टार वगैरह आप परचेस करते हैं, तो वो चीज़ भी अगर पेंडिंग में है वो ट्रांजेक्शन, यानी आपने परचेस कर लिया तुरंत वो रन आपके अकाउंट में से तुरंत वो माइनस वगैरह नहीं हो जाता, पहले वेरिफिकेशन वो सब होता है, बाद में जो पेंडिंग जो है वो कंफर्म होता है ट्रांजेक्शन। जनरली उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो अगर कोई ट्रांजेक्शन पेंडिंग में है तो आप उसमें से डेबिट कार्ड वगैरह इमीडिएटली रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो उस वक्त आपको ध्यान में रखना है कि कोई ट्रांजेक्शन या तो कोई ऐसी मंथली बेस्ड सब्सक्रिप्शन सर्विस वगैरह है तो पहले आपको उसे कैंसिल करवा देना है। वहाँ पे जो भी सर्विस आपने ले रखी है उसका कैंसिल का ऑप्शन तो होता ही है, तो आप अगर एक बार उसे कैंसिल करवा देते हैं बाद में आपको वो नन चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा शायद। अदरवाइज जब तक वो पेंडिंग सब्सक्रिप्शन या तो कोई पेंडिंग में ट्रांजेक्शन वगैरह है तब तक आप उसमें से नन चूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फ्रॉम अलीना नवाज। उसका क्वेश्चन ये है कि उसके पास आईफोन भी है और उसके पास मैकबुक भी है। उसने अपने आईफोन के अंदर अपना एप्पल आईडी कॉन्फ़िगर कर दिया है, उसमें iCloud भी सिंक्रोनाइज हो रहा है, यानी एप्पल के जो डेटा कॉन्टेक्ट वगैरह कोई भी जितनी भी एप्लीकेशन ऑन रखी है उसके सारे डेटा iCloud में जा रहे हैं। तो अब उसकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ये है कि उसके पास जो मैकबुक है उसमें भी वो अपना एप्पल आईडी जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो जनरली होता क्या है कि दो डिवाइस के अंदर आप अपना सेम एप्पल आईडी कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उस टाइम पे दोनों डिवाइस के जो डेटा होते हैं जितनी जितनी एप्लीकेशन उन्हें अलाउ कर रखी वो डेटा सिंकिंग होते हैं। यानी अपने आईफोन के अंदर आप कोई नया कॉन्टैक्ट वगैरह डालते हैं तो मैक में मिल जाएगा, उसमें जो फेस टाइम एप्लीकेशन होती है उसमें मिल जाएगा। कोई फ़ोटोज़ वगैरह भी आईफोन और मैक के अंदर दोनों में ऑन कर रखी है तो फ़ोटोज़ भी दोनों में एक दूसरे में मिल जाएगा। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन है कि नहीं। उसकी एक रिक्वायरमेंट ये है कि मैक के अंदर अपना वो एप्पल आईडी जब डालते हैं तो उसमें वो सिंकिंग नहीं करना चाहते, यानी आईफोन के डेटा मैक में बताना नहीं चाहते। तो उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन यानी है दो टाइप का सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन तो ये है कि आप जब भी अपना एप्पल आईडी मैक के अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं तो उस टाइम पे आपको एप्लीकेशन चॉइस करनी होती है। फॉर एग्जांपल नोट्स एप्लीकेशन, कॉन्टेक्ट्स एप्लीकेशन, फोटोस एप्लीकेशन, यानी कितनी एप्लीकेशन ये मैकबुक के थ्रू आपको सिंकिंग करनी है, डेटा सिंक्रोनाइज करना है iCloud के साथ। तो आप क्या कीजिए, अपना एप्पल आईडी कॉन्फ़िगर जब भी करते हैं मैकबुक के अंदर तो उस टाइम पे आप वहाँ से वो एप्लीकेशन चूज़ मत कीजिए, आप कोई भी एप्लीकेशन चूज़ मत कीजिए। नोट्स फॉर एग्जांपल आप नोट के डेटा शेयर करना चाहते हो वो चूज़ कीजिए। आप फोटोज़ के डेटा शेयर नहीं करना चाहते तो फोटोज़ एप्लीकेशन आप सिंकिंग के लिए चूज़ मत कीजिए। तो क्या क्या होगा कि मैकबुक के अंदर कोई भी आपको आईफोन के थ्रू जो सिंकिंग हुए है iCloud में फ़ोटोज़ वगैरह वो मैकबुक में आपको नहीं मिलेंगे। तो एक सिंपल सॉल्यूशन है कि आप मैकबुक में अपना सेम एप्पल आईडी तो कॉन्फ़िगर कर दीजिए बाद में, लेकिन वो एप्लीकेशन जो है उसे सिंकिंग के लिए ऑन मत कीजिए, तो कोई भी डेटा सिंकिंग नहीं होगा। दूसरा एक सॉल्यूशन ये है कि कोई भी सिचुएशन में बाय मिस्टेक भी आपको आईफोन और मैकबुक के डेटा मिक्स करने ही नहीं है बाय मिस्टेकली भी, तो क्या कीजिए, आईफोन आप दो एप्पल आईडी बना लीजिए, दो अलग अलग ईमेल एड्रेस से। आईफोन के अंदर अपना एक एप्पल आईडी डालिए और मैकबुक के अंदर दूसरा एप्पल आईडी डालिए और दोनों में अलग अलग एप्पल आईडी यूज़ कीजिए। लेकिन कुछ सिचुएशन में ये प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं होता कि दो अलग अलग एप्पल आईडी यूज़ करें, तो ये सॉल्यूशन बेटर है कि सेम एप्पल आईडी डाल दीजिए और जितनी जितनी एप्लीकेशन के डेटा आप सिंकिंग नहीं करना चाहते उस एप्लीकेशन को अनचेक कर दीजिए। जब भी आप iCloud कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये सेटिंग उसमें होता ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फ्रॉम इस्माइल जाबी। उसका क्वेश्चन ये है कि जब भी वो कैमरा एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो उस टाइम पे उसका जो फ़ोन है वो बहुत गर्म हो जाता है, बैटरी 100% से डायरेक्टली 90% चली जाती है, और जब बैटरी बीटा में अंदर आप चेक करते हैं तो उसमें 100% बता रहा है। तो इसका कोई सॉल्यूशन या तो फिर ये प्रॉब्लम क्या है? तो एग्जैक्टली ये कभी कभी क्या होता है कि बैटरी की जो कंडीशन होती है वो जो आपको प्रॉपर बीटा में दिख नहीं रही है, क्योंकि जो बैटरी की हेल्थ बता रही है वो जनरली बीटा है, यानी ज़रूरी नहीं कि 100% वहाँ पे वो बताए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले एप्पल के सर्विस सेंटर पे जाइए, ऑथोराइज प्रीमियम सर्विस सेंटर है तो बहुत अच्छा है, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे जाके अपने जो आईफोन है या तो फिर आईपैड जो भी डिवाइस है उसकी डायग्नोसिस करवा लीजिए। तो उसे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर या तो फिर बैटरी का, क्योंकि ये सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द टाइम बैटरी का प्रॉब्लम होता है। ये जो बैटरी हेल्थ जो है वो तो बीटा में है, तो कभी कभी होता है कि बैटरी की हेल्थ जो है प्रॉपर बताता नहीं है। तो उसकी वही रीज़न है कि कोई भी एप्लीकेशन के अंदर अगर वो ज़्यादा प्रोसेसर का पावर डिमांड होता है तो वो जो प्रोसेसर होता है वो बैटरी के पास से बहुत ज़्यादा पावर डिमांड करता है। फॉर एग्जांपल कैमरा एप्लीकेशन, उसमें कंटिन्यूसली वीडियो कैप्चर या फोटो आप जो भी मोड पे रख रहे हैं तो उसमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। तो जो आपके आईफोन का प्रोसेसर बैटरी के पास से ज़्यादा पावर डिमांड करता है। अगर बैटरी की होल्डिंग कैपेसिटी प्रॉपर नहीं है, हेल्थ ही प्रॉपर नहीं है, तो उस टाइम पे सडनली बैटरी डाउन हो जाती है। कुछ कुछ सिचुएशन में फ़ोन भी रिस्टार्ट हो जाता है बैटरी हेल्थ के प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन इसमें कभी कभी सॉफ्टवेयर का भी प्रॉब्लम हो सकता है कुछ, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें बैटरी का ज़्यादा इश्यू लगता है। तो आप एप्पल के सर्विस सेंटर पे जाइए, वहाँ पे डायग्नोसिस करवाइए। अगर एक बार बैटरी वहाँ पे भी अगर ओके बता रहा है तो एक बार आपका जो फ़ोन है उसे फैक्ट्री रीसेट कर दीजिए। मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि कैसे उसे फैक्ट्री रीसेट करना है। तो आप फैक्ट्री रीसेट करेंगे तो भी शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अगर बैटरी का प्रॉब्लम नहीं है तो बैटरी का प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको बैटरी चेंज करवानी होगी। लेकिन ज़्यादा जो आपको गाइडेंस वगैरह एप्पल के जो ऑथोराइज सर्विस सेंटर है वहाँ से आपको गाइडेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फ्रॉम नीतीश कुमार। उसका क्वेश्चन ये है कि ऐप स्टोर में कैसे फिंगर लगाए, यानी बेसिकली उसका क्वेश्चन है कि जब भी हम टच आईडी और पासकोड क्रिएट करते हैं अपने आईफोन के अंदर तो अपना फिंगरप्रिंट के थ्रू हम अपना जो आईफोन है उसे अनलॉक भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ऐसे एडिशनल फीचर्स भी है कि आप जब भी एप्पल स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहे तो उस टाइम पे भी आप अपना टच आईडी यानी फिंगरप्रिंट का यूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे ऑन करना है, तो ये सिंपल है। जब भी आप अपना टच आईडी और पासकोड ऑन करते हैं उस टाइम पे सेटिंग में ऊपर ऑप्शन जो है एक ऑप्शन आप ऑन करते हैं कि फ़ोन को अनलॉक करने के लिए मुझे फिंगरप्रिंट का यूज़ करना है। उसके नीचे ही एग्जैक्टली दूसरा एक सेटिंग है, वह आप उसे ऑन कर दीजिए कि ऐप स्टोर परचेज के लिए भी उसे ऑन करना है। तो वो सेटिंग आप जब उसे ऑन कर देंगे तो आप जब भी ऐप स्टोर के थ्रू कोई एप्लीकेशन, फ्री एप्लीकेशन या तो फिर पेड एप्लीकेशन आप जब डाउनलोड करेंगे तो उस टाइम पे आपको अपना पासवर्ड डालना नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ अपनी फ़ोन के जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वहाँ पे आईफोन के वहाँ पे फिंगरप्रिंट रखनी होगी तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आप कोई पेड एप्लीकेशन परचेज करते हैं या तो फिर आपने अपनी पेमेंट मेथड वहाँ पे सेट कर दी है तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना होगा कि कोई भी अगर पेड एप्लीकेशन है और पासकोड तो आपने लगा ही रखा है लेकिन फिंगरप्रिंट के थ्रू ऐप डाउनलोड ऑन रखा है तो कभी कभी कोई सिचुएशन में वो डायरेक्टली डाउनलोड भी हो जाती है। आप ध्यान से अगर केयरफुल नहीं है तो वो डायरेक्टली परचेज हो जाएगी। पेड एप्लीकेशन है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फ्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपके आईफोन के अंदर 2-3% के आपने फिंगरप्रिंट लगा रखे हैं और वो सेटिंग ऑन कर रखा है तो शायद ये सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चीज़ थोड़ी सेंसिटिव है, हो सके तो आप ये सेटिंग को बंद ही रखिए। तो जब भी आप ऐप स्टोर से कोई एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करते हैं तो आप केयरफुल रहे कि आपको अपना पासवर्ड केयरफुली डालना है और आप अवेयर है, यानी आपको पता है कि आप क्या चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं पासवर्ड एंटर जब भी करते हैं तो उस टाइम पे ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा हो सके तो आप अगर पर्सनली आप इंडिविजुअली यूज़ कर रहे हैं अपने आईफोन का तो आप उसे ऑन कर सकते हैं कि फिंगरप्रिंट के थ्रू ऐप डाउनलोड करें तो उस टाइम पे ऑथोराइज वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आप मल्टीपल यूज़र के बीच में शेयर कर रहे हैं, बच्चे भी आपके फ़ोन देख रहे हैं, उसके भी फिंगरप्रिंट फ़ोन के अंदर कॉन्फ़िगर कर रखे तो ये सेटिंग आप ऑन मत कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का बटन है उसे भी टैप कर दीजिए तो जब भी मैं चैनल पे नया वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपके डिवाइस में उसका पुश नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा नया वीडियो देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।